गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नंद किशोर, सिद्धार्थ शिक्षा सदन, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड, कक्षा 9, विषय सामाजिक विज्ञान, चैप्टर फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार यूरोपीय महाद्वीप के फ्रांस की राजधानी पेरिस में किस प्रकार 14 जुलाई 1789 की सुबह को पेरिस नगर में किस प्रकार आतंक का माहौल फैला। लुई 16वें ने, जो कि बुर्बो वंश से था, उसने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। इसमें कई औरतें मर्द मारे गए। बासी दुर्ग का पतन भी 14 जुलाई 1789 को हो गया और पेरिस नगर के पूर्वी भाग में कई तोड़फोड़ हुई और इस प्रकार धीरे धीरे बासियों का जो किला था वो घृणा का केंद्र बन गया और धीरे धीरे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपी और निरंकुश शासन को ख़त्म कर दिया गया और प्रजातंत्र शुरू हुआ। और उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 4 चरणों में हो गई, सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तात्कालिक, ठीक है ना। इस प्रकार देखा गया कि धीरे धीरे राजनीतिक कारण में लुई 16वां बहुत जल्दी 20 साल की उम्र में ही वो राजगद्दी पर बैठ गया और आर्थिक कारण में कई 10 अरब लिब्रे, जो फ्रांस की मुद्रा थी, वो फ्रांस के ऊपर कर्ज चढ़ गया और फिर धीरे धीरे सामाजिक कारण में जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 एस्टेट में बदल गया। 3 स्टेट में बदल गया और वो जो 3 स्टेट थे, वो प्रथम स्टेट था पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट था कुलीन वर्ग, क्योंकि ये दोनों जो पादरी है और कुलीन वर्ग थे वो धनी वर्ग थे, और तृतीय में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमि और मजदूर। और इस तृतीय स्टेट में कुछ अमीर थे और कुछ गरीब भी थे। तो देखिए प्यारे बच्चों कि जो प्रथम स्टेट जो पादरी वर्ग और जबकि द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग के व्यक्तियों को विशेषाधिकार व रियासतें प्राप्त थी और ये वर्ग फ्रांस की संपूर्ण जनसंख्या का 1% से भी कम था। कौन सा? जो कि तृतीय स्टेट, ये वर्ग फ्रांस की संपूर्ण जनसंख्या के 1% से भी कम था। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग, जबकि द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग के व्यक्तियों को विशेषाधिकार व रियासतें प्राप्त थी। यह वर्ग फ्रांस की संपूर्ण जनसंख्या 1% से भी कम था, बिल्कुल 1% से भी कम था, जो कि ऐशो आराम का जीवन जीता था। अब इसमें देखिए एक स्टेट शब्द आ रहा है। स्टेट शब्द देखिए, ये स्टेट शब्द देखिए, ये जो था वो फ्रांसीसी समाज क्रांति से पहले, क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक
हैसियत, हैसियत यानी कि दबदबा, हैसियत रखने वाली श्रेणी के लोग थे, तो ये स्टेट होता है, ठीक है ना। तो ये कितना था, 1% से भी कम था। इनके महत्वपूर्ण विशेषाधिकार थे, ठीक है। किनके, ये जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग थे ना, इनके विशेषाधिकार। मान लो प्रश्न पूछ ले कि इनके महत्वपूर्ण विशेषाधिकार कौन से थे, तो ये देखो, ये राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट थी इनको, कि राज्य में जो सरकार को दिए जाने वाले जो कर थे ना, उनमें इनको छूट थी। और ये सामंती विशेषाधिकार क्या है, ये सामंती विशेषाधिकार भी था इनको। तो इनके अलग भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि कुलीन वर्ग किसानों से, कुलीन वर्ग जो द्वितीय स्टेट था, कुलीन वर्ग किसानों से सामंती कर वसूल करता था। अब सामंती कर क्या है, किसान अपने स्वामी के घर व खेतों में, देखो घर और खेतों में, घर व खेतों में काम करने के साथ साथ सड़क निर्माण में सहयोग व सैन्य सेवा भी देता था। अब सामंती विशेषाधिकार कुलीन वर्ग को प्राप्त था, और ये क्या करते थे, किसानों से बेगारी करवाते थे। किसान बेचारा अपने स्वामी के घर में भी काम करता था, खेतों में भी काम करता था, और उस काम के साथ साथ जो दूसरे कार्य होते थे, सड़क निर्माण में भी वो सहायता करता था और सैन्य सेवाएं भी देता था। तो इस प्रकार इसमें मारे कौन जाते थे, तृतीय स्टेट का जो मजदूर वर्ग है वो मारा जाता था। उसमें कुछ लोग जो, उसमें भी कुछ तृतीय स्टेट में भी कुछ अमीर थे, वो नहीं मारे जाते, सिर्फ भूमिहीन मजदूर किसान ये मारे जाते थे। तो देखिए चर्च जो है आपको पता है, ईसाई लोगों का ये धार्मिक स्थल है। ईसाई लोगों का धार्मिक स्थल। चर्च किसानों से करों का एक हिस्सा जो कि टायद, जिसको धार्मिक कर कहते हैं, रिलीजियस टैक्स, धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। कौन? चर्च। किससे? किसानों से। कौन सा कर? टायद कर, जिसे हम धार्मिक कर भी कहते हैं। साथ ही राज्य क्या करता था? टायल यानी प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष यानी सीधे रूप में वो कर ले लेता था। एवं उनके अप्रत्यक्ष कर भी तीसरे स्टेट के लोगों से प्राप्त करता था। अब जैसे मान लो अप्रत्यक्ष कर, मान लो आपने एक कोलगेट लिया, जो उसका प्राइज मनी है, ठीक है ना, प्राइज मनी है, उसी के साथ टैक्स भी ले लिया जाता था और आपको पता ही नहीं चलता था। तो उस प्रकार तृतीय स्टेट से प्रत्यक्ष कर तो लिए जाते थे, लेकिन अप्रत्यक्ष कर भी ले लिए जाते थे, उनको पता ही नहीं चलता था। रोज़मर्रा के जीवन में जो खाने पीने
की जो चीज़ें होती थी उस पर भी टैक्स लगा दिए जाते थे। ठीक है, तो देखिए आगे, तृतीय एस्टेट। तृतीय स्टेट में कौन कौन से लोग थे? किसान। मान लो पूछ लिया जाए प्रश्न, तृतीय स्टेट में कौन कौन से लोग शामिल थे, तो किसान, मजदूर तथा मध्यम वर्ग, यानी कि छोटे व्यापारी, चिकित्सक, शिक्षक, वकील, कलाकार, सरकारी कर्मचारी के व्यक्ति भी शामिल थे। ये जो व्यापारी, चिकित्सक, शिक्षक, वकील, कलाकार, सरकारी कर्मचारी, ये कुछ धनी वर्ग के रूप में आते थे, जो कि किसान और मजदूरों का शोषण भी करते थे। वो कुलीन वर्ग और जो पादरी वर्ग है वो तो करते ही करते थे, लेकिन तृतीय स्टेट में कुछ ये जो कुछ अमीर होते थे वो भी किसान और मजदूर वर्ग का शोषण भी करते थे। ये तृतीय स्टेट में आते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये लोग धीरे धीरे शोषण करने लगे। अब देखो, फ्रांस की पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। कितने प्रतिशत? 90%। प्रश्न पूछ लिया जाए कि फ्रांस की पूरी आबादी में लगभग कितने किसान थे? 90%, यानी कि 10% ये जो कुलीन वर्ग है, ये जो तृतीय स्टेट के जो अमीर लोग हैं और पादरी वर्ग है, ये लोग थे 10%। लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। उसके बाद भी देखो, वह किसान जिसके पास ज़मीन, वो ज़मीन का मालिक हो, वो भी बहुत कम था, बहुत न्यून रूप में चीज़ थी, वो भी उनके पास नहीं थी। ज़मीन पर देखो, ज़मीन पर कुलीनों, चर्च व तृतीय स्टेट के अमीरों का अधिकार था। किसका अधिकार था? ज़मीनों पर कुलीन वर्ग, चर्च और तृतीय स्टेटस के अमीरों का अधिकार था। इन्हें कुलीन वर्ग या पादरी वर्ग को, यानी कि कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को विशेष करों से छूट थी। जो टाइल ये जो कर थे ना, टाइल और टाइद जो कर थे, जो विशेष करों से इनको छूट थी। उनकी कमाई का 80% भाग किनकी कमाई का? किसानों की कमाई का। किसानों और मजदूर वर्ग की कमाई का 80%, कितने प्रतिशत? 80% भाग कौन वसूल करता था? चर्च, सामंत, राजा द्वारा ही वसूला जाता था। तो इस प्रकार वो किसान और मजदूर आगे बढ़ ही नहीं पाते थे, उनका जीविकोपार्जन सही हो ही नहीं पाती थी और वह कर्ज में ही डूबे रहते थे। चाहे काम हो न हो, लेकिन उनको तो टैक्स चुकाना ही पड़ता था। किसानों के साथ साथ मजदूर वर्ग की भी दशा दयनीय थी। किसान तो मरते ही मरते थे, साथ में जो दिहाड़ी मजदूरी करते थे, जो जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, वो भी उनके साथ साथ गेहूं के साथ घुन भी पीसे जाते थे। तो इस प्रकार वो लोगों की दयनीय दशा थी। वो दयनीय दशा, कम वेतन पर अधिक काम भी करना पड़ता था। इन लोगों को कम वेतन पर ही काम करना पड़ता था और जो काम का जो समय होता था, उस समय से ज़्यादा भी इनको कार्य करना पड़ता था। तो और मजदूरी उनको कम ही मिलती थी। कम मजदूरी में वो उनको ज़्यादा कार्य करना पड़ता था। तो वो धीरे धीरे उनकी स्थिति दयनीय होती गई।
तो इस प्रकार लोगों की स्थिति दयनीय होने के साथ साथ ही वो लोग काम करते रहते थे। तो देखिए, तृतीय स्टेट के लोगों से राज्य द्वारा प्रत्यक्ष कौन सा था? टाइल कर था, ठीक है ना, जो सीधे तौर पे ले लिया जाता था। और अनेक अप्रत्यक्ष कर जो कि नमक, तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर भी वसूले जाते थे। जो लोग नमक, तंबाकू, पाव रोटी वगैरह जो खाते थे ना, उनसे भी वो अप्रत्यक्ष रूप में कर ले लिया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता करती थी। राज्य का जो जितना भी वित्तीय भाग था और जो कामकाज था, वो सारा बोझ कौन? जनता में भी मजदूर और किसान लोगों पर वो उन वर्गों से ही वसूला जाता था। तो अब देखिए, टायद क्या होता है? चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर। यह कर कृषि, ध्यान रखना, कृषि उपज पर 10वां हिस्सा लिया जाता था। चर्च द्वारा टायद कर क्या था? कि चर्च द्वारा वसूला जाने वाला एक कर था। यह कर किसानों की जो फसल होती थी उस उपज का 10वां हिस्सा चर्च द्वारा वसूला जाता था, जिसे टायद कर कहते हैं। देखो, टायद और टाइल में अंतर है, ध्यान रखना। टाइल क्या होता था? सीधा राज्य को अदा किए जाने वाला कर, सीधा राज्य को अदा कर देने वाला कर, जो कि किसान डायरेक्ट ही राज्य को कर अदा करते थे। किसानों से ये सामंत कुलीन वर्ग लेके उनको दे देते थे। ये टाइल होता है। तो टायद और टाइल में अंतर है। टायद तो चर्च द्वारा वसूला किया जाता था, वो भी कौन सा? कृषि की उपज पर कर वसूला जाता था। और टाइल जो था, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर था। तो अब देखिए, अब इतना होने के बावजूद भी तृतीय स्टेट का योगदान फ्रांसीसी क्रांति में कितना रहा? वो तृतीय स्टेट के का जो मध्यम वर्ग है, तृतीय स्टेट का जो मध्यम वर्ग ने फ्रांसीसी क्रांति में सबसे ज़्यादा योगदान दिया। ये वाद विवाद व तर्कों के माध्यम से, मतलब पादरी और कुलीन वर्गों के बीच में इनकी हल्की फुल्की झड़प होती रहती थी, क्योंकि ये भी धीरे धीरे जागरूक होने लगे। राष्ट्र और राष्ट्रवाद की भावना इनमें पनपने लगी कि हाँ, हम कमा रहे हैं और ये बैठे बैठे खा रहे हैं। तो इस प्रकार की ये चीज़ें ये जो तृतीय स्टेट के लोग हैं, इनमें वो भावना जागृत हुई। एक भाषा, एक क्षेत्र, एक संस्कृति की भावना उनमें जगी। तो ये वाद विवाद और कुतर्कों के माध्यम से मौजूदा व्यवस्था के लिए पादरी और कुलीन लोगों को ही दोषी ठहराते थे। ये खुले व्यापार, कानून व समानता के समर्थक थे कि खुला व्यापार हो, कानून व हर चीज़ की समानता सभी के लिए हो, मतलब सबका साथ, सबका विकास की बातें वो करने लगे। तो धीरे धीरे लोगों में समझ आने लगी और तृतीय स्टेट का इस क्रांति में, फ्रांसीसी क्रांति में बहुत ज़्यादा योगदान रहा। तो प्यारे बच्चों, आपको ढंग से वीडियो को सुनना है, समझना है और
इसको अपनी कॉपी में लिख देना है और जो प्रश्न है उन प्रश्नों का आंसर आपको ढंग से देना है, आंसर देना है। और प्रत्येक प्रश्न करने के बाद लाइन खींचनी है। तो ध्यान रखना, जो अति लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक जो प्रश्न दिया जा रहा है उनको ढंग से करें और लाइन भी खींचें। छोटा लघुत्तरात्मक है, डेट पूछ रहे हैं या सन पूछ रहे हैं तो वही लिखें और प्रश्न लिखने के बाद आंसर लिखें, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखें, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें और कॉपी के ऊपर नाम, क्लास, डेट, पेज नंबर भी लगाएं, चैप्टर का नाम भी लिखें, उसके बाद कार्य शुरू करें, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको सारी बातों का ध्यान रखना है। थैंक यू।